India Legal presents Courts Roundup. हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। एडहॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले 2021 अप्रैल 2021 के फैसले में उस शर्त को स्थगित कर दिया और रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार एडहॉक जजों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब व्यक्तियां स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक हो। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लंबित मामलों विशेष रूप से आपराधिक अपीलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एडहॉक जजों की नियुक्ति को आसान बनाने के लिए ये निर्देश पारित किया। अप्रैल 2021 में लोक प्रहरी के महासचिव वी.एन. शुक्ला आईएएस रिटायर बनाम भारत संघ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224(a) के अनुसार हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए। फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 224(a) के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि स्वीकृत पदों में से 80% पहले से ही अनुशंसित या कार्यरत न हो। पिछले सप्ताह सीजीआई खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने लोक प्रहरी मामले को शर्तों पर फिर से विचार करने के लिए पोस्ट किया था। पीठ ने सुझाव दिया कि एडहॉक जजों को आपराधिक अपीलों से निपटने वाले हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठों में आपको बता दें कि पुलिसने जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे में पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अप्रैल 2021 के फैसले में लगाई गई शर्तों को निलंबित करते हुए न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया। हम 28/4/2021 के आदेश और निर्णय के पैरा 43, 54, 55 में शर्तों से टिप्पणियों को रखने के लिए इच्छुक हैं कि अनुच्छेद 244(a) के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि स्वीकृत संख्या का 80% पहले से ही अनुशंसित या कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में ये आवश्यकता की रिक्तियां 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्थगित रखी जाएगी और ऐसे में न्यायालय ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक हाईकोर्ट एडहॉक जजों की नियुक्ति 2 से 5 की संख्या में रखेगा, लेकिन स्वीकृत संख्या के 10% से ज्यादा नहीं। एडहॉक जजों की हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठक और लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और 4 नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए दोष सिद्ध बरकरार रखी है। बता दें लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, सुधार की संभावना को दर्शाने वाली जेल रिपोर्ट और कई हत्याओं के मामलों में मृत्युदंड के खिलाफ मिसालों का हवाला देते हुए उसकी मृत्युदंड को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने कहा है कि कई हत्याओं से जुड़े मामलों में भी अगर दोषियों में सुधार की संभावना दिखती है और उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, आय आदि जैसे अन्य कारकों द्वारा समर्थित है तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस कोर्ट ने लगातार माना है कि मृत्युदंड देना अपवाद है, नियम नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ कई हत्याएं की गई है, अगर सबूत है या कम से कम सुधार की उचित संभावना है तो कम सजा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अपनी पत्नी और 4 नाबालिग बेटियों की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। अपीलकर्ता ने मृत्युदंड लगाए जाने की चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ये अपराध मृत्युदंड के लिए दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि क्या उसके पूरे परिवार की क्रूर हत्या मृत्युदंड के लिए दुर्लभतम मामला है। नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा है कि मामला वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में प्रतिपादित दुर्लभतम सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। वचन सिंह के मामले में कहा गया कि मृत्युदंड केवल असाधारण रूप से गंभीर स्थितियों में ही लाया जाना चाहिए, जैसे अपराध अत्यंत क्रूर, भयावह, शैतानी या विद्रोही हो जो समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दे। अपराध में अत्यधिक
भ्रष्टाचार या अमानवीय प्रदर्शित होती है, जैसे सामूहिक हत्या, जघन्य यौन अपराध के बाद हत्या या कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हत्या, दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है, उसे आजीवन कारावास की सजा देना न्याय प्रदान करने में अपर्याप्त होगा। ये निर्धारित करने से पहले कि कोई मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है, न्यायालय ने उद्देश्य निष्पादन के तरीके, अपराध की गंभीरता और अपराधी के पुनर्वास की संभावना जैसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यदि सुधार संभव है तो न्यायालय ने माना है कि मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास लगाया जाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। हाईकोर्ट ने अलग अलग विचारों की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 102 सीआरपीसी, जो पुलिस अधिकारियों की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति से संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले पर लागू होगी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पी.के. मिश्रा की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका में हाल ही में पारित आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में सीआरपीसी की धारा 102 के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में दिलचस्प मुद्दा उठाया है। न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है, जिसमें अभियुक्त प्रतिवादी के बैंक अकाउंट को इस आधार पर फ्रीज करने को खारिज कर दिया गया कि ऐसा सीआरपीसी की धारा 102 के तहत किया गया। संक्षेप में कहे तो ये मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्ति से संबंधित है, जिसकी सावधि जमा खाताओं सहित परिसंपत्तियों को अधिकारियों से सीआरपीसी की धारा 102 के तहत फ्रीज कर दिया है, जिससे कि व्यथित होकर अभियुक्त ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने को चुनौती दी। यहां अधिकारियों ने ये रुख अपनाया कि बैंक खातों को केवल जब्त किया गया और कुर्क नहीं किया गया था और इस तरह पीसी एक्ट की धारा 18A लागू नहीं होती है। हाईकोर्ट ने रतन बाबूलाल लाठ बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि पीसी एक्ट की धारा 18A में ये परिकल्पना की गई है कि अधिनियम के तहत अपराध के माध्यम से अर्जित धन या संपत्ति की कुर्क संपत्ति का प्रशासन, कुर्की के आदेश का निष्पादन और जब्ती धारा 18A द्वारा शासित होगी। चूंकि प्रतिवादी के बैंक अकाउंट सीआरपीसी की धारा 102 के तहत फ्रीज किए गए, इसीलिए उसने विवादित आदेश खारिज कर दिया और उक्त अकाउंट्स को डी फ्रीज करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट विपरीत पक्ष द्वारा धारा 102 के तहत फ्रीज किए गए, न कि एक्ट की धारा 18A के तहत प्रक्रिया के तहत, इसीलिए उक्त फ्रीजिंग बरकरार नहीं रखी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पीसी एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामले में बैंक अकाउंट को जब्त करने और फ्रीज करने में धारा 102 सीआरपीसी की प्रयोज्यता के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट द्वारा अलग अलग विचार कर लिए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इस तरह के आवेदन के पक्ष में फैसला सुनाया, वहीं पटना हाईकोर्ट ने माना है कि इस तरह की जब्ती और फ्रीजिंग केवल पीसी एक्ट की धारा 18A के तहत की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका 35 वर्षीय महिला का यौन शोषण करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संबंध में दायर की गई थी। राठौर, जिनके खिलाफ सोमवार को उत्तर प्रदेश कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। बता दें आपको कि नोटिस में उन्हें मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए 23 जनवरी तक पेश होने का निर्देश दिया गया। 23 जनवरी को विशेष एमपीएमएलए अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राठौर पर धारा 64, 351, 3 और 127(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। उन पर पीड़िता से शादी करने और उसके राजनीतिक करियर में मदद करने का दावा करके उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया। जस्टिस राजेश्वर सिंह चौहान की पीठ के समक्ष उनके वकीलों ने दलील दी कि एफआईआर में मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि महिला ने लगभग 4 साल की देरी से पुलिस से संपर्क कर लिया था। उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए एकल जज ने उन्हें ट्रायल
कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत मांगने के लिए कहा। इस बीच पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया। शर्जील इमाम ने गुरुवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 2020 दिल्ली नामक फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है और जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में प्रतिवादी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, दिल्ली पुलिस, फिल्म के निर्देशक देवेंद्र मालवीय, विजुअल बर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता नंद किशोर मालवीय, आशु मालवीय और अमित मालवीय है। बता दें आपको, याचिका एडवोकेट अहमद इब्राहिम, तालिब मुस्तफा और आयशा जैदी के माध्यम से दायर की गई है। शर्जील ने कोर्ट से फिल्म की प्री स्क्रीनिंग की मांग की है। उन्होंने दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में सुनवाई पूरी होने तक रिहाई को भी स्थगित करने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में मुकदमे के समाप्त होने तक फिल्म के सभी फोटो, पोस्टर, वीडियो, टीजर, ट्रेलर को हटाने या आपको बता दें कि इसकी मांग भी की गई कि इसको हटाया जाए। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि फिल्म के निर्माताओं ने जानबूझकर कानूनी प्रक्रियाओं को विफल किया है, संवैधानिक ढांचे की अनदेखी की गई है और दंगों के दौरान हुई कथित घटनाओं का जानबूझकर गलत चित्रण किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए इस तरह के पक्षपातपूर्ण कथानक से न केवल याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को नुकसान पहुंच सकता है जो इस मानवीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, बल्कि इस सत्र परीक्षण को भी नुकसान पहुंच सकता है जो कि अभी स्पेशल जज के समक्ष शुरू होना है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म की ट्रेलर में इमाम को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया है जो कि उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इमाम के अलावा दंगों के आरोपी तस्लीम अहमद, साहिल परवेज, मोहम्मद सईद सलमानी, अकील अहमद और सोनू ने भी इस तरह की याचिका दायर की है। उनकी याचिका में नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने रिलीज के लिए जारी फिल्म प्रमाण पत्र रद्द करने के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के अंतिम रूप के निपटारे तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामलों के निर्णय में न्यायाधीश के नैतिक विचारों की कोई भी भूमिका नहीं होती है। हालांकि न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए जिसमें अपराध घटित होते हैं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा है कि न्यायाधीश या समाज के किसी भी विशेष वर्ग के नैतिक विचारों को ऐसे निर्णय में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिसमें घटनाएं या अपराध घटित होते हैं। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झूठा झांसा देकर कई मौकों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता को शुरू में ही उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता नहीं था, बाद में ही उसे पता चला। आरोप है कि टकराव के बाद भी आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और जिसके कारण उसने रिश्ता जारी रखा। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोक्ता और आरोपी दोनों पहले से ही विवाहित थे और अपने अपने पार्टनर्स के साथ कानूनी रूप से विवाह कर रखे थे और आरोपी अभियोक्ता की वैवाहिक स्थिति से अवगत था। हालांकि उसने कहा कि वह उसकी वैवाहिक स्थिति से अनजान थी और उसे बाद में ही इस बारे में पता चला। न्यायालय ने कहा है कि अभियोक्ता उच्च शिक्षित महिला नहीं थी और
उसने अपने और अपने पति के बीच निष्पादित नोटरीकृत दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा था, जो अलगाव या तलाक के लिए उनकी आपसी सहमति को दर्ज करवाने का दावा करते थे। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उसने तलाकशुदा होने का दावा करने के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया वे केवल नोटरीकृत हलफनामे थे। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में अभियोक्ता की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसने शायद ये माना होगा कि तलाक के नोटरीकृत दस्तावेजों का निष्पादन, जिसमें अलगाव के लिए आपसी सहमति दर्ज की गई थी, तलाकशुदा के रूप में उसकी स्थिति को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस तरह के दस्तावेज कानूनी तलाक का गठन नहीं करते हैं, लेकिन इस पर उनका भरोसा उसके तर्क को प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता प्रदान करता है। आरोपी ने उनसे शादी का वादा किया था और इस वादे के आधार पर उसने अपने पति से अलग होने और रिश्ते में प्रवेश करने का फैसला किया। आदेश में यह भी कहा गया कि क्या शिकायतकर्ता के दावे विश्वसनीय थे और आरोप सत्य थे। ये केवल तभी स्पष्ट होगा जब पक्षकार अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर आरोप मुक्त करने का मामला नहीं बनता। इसीलिए न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ BNS की धारा 64(2)M के तहत आरोप बनता है। कोर्ट ने कहा है कि हालांकि विद्वान सत्र न्यायालय के आदेश को इस मामले में की गई टिप्पणियों की सीमा तक संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने का विवादित आदेश हालांकि विभिन्न आधारों पर कायम है। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि मामले में पूर्व लोक सेवक RK महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि महाजन के साथ ही मामले में आरोपी सभी पूर्व लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 7 फरवरी को सुनवाई की जाएगी और साथ ही इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को पहले ही दाखिल कर चुका है। इसमें लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से जानते हैं कि पेंडेंट लाइट का अर्थ क्या होता है और प्रॉपर्टी डील्स में इसकी उपयोगिता और इस्तेमाल क्या है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जो पहले से कोर्ट केस में फंसी हो तो क्या होगा? इस सिचुएशन को पेंडेंट लीट कहा जाता है, जो एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब है पेंडिंग लिटिगेशन, यानी कि कोर्ट में चल रहा विवाद। मतलब ये प्रॉपर्टी पहले से किसी केस में फंसी हुई है और उसके मालिकाना हक या हक का फैसला कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया कि अगर कोई आदमी एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी लिटिगेशन का दौरान खरीदता है तो उसका केस में ऑटोमेटिकली पार्टी बनने का कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ उन्हें खास मामलों में जहां अधिकार बहुत ज्यादा प्रभावित होता है कोर्ट उसको अपील करने की अनुमति दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 52 ये कहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता किसी भी तरह से प्रॉपर्टी बेची या ट्रांसफर की जा सकती है। इसका मकसद ये है कि केस का आउटकम किसी भी तरह प्रभावित ना हो। इसलिए लिटिगेशन में फंसे प्रॉपर्टी खरीदना कानूनी जोखिम हो सकता है और बायर्स को प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस पहले से चेक करना चाहिए। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.